रशिया ने एयर स्ट्राइक किया यूक्रेन में, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हो गए। ये रशिया का एयर स्ट्राइक आज के दिन हुआ है, मंडे के दिन, और इसमें कीव और खार्किव इन दो जगहों को निशाना बनाया गया है। रशिया ने कुल मिला के 41 मिसाइल छोड़ी गई थी रशिया द्वारा, जिसमें से 21 मिसाइल को यूक्रेन ने इंटरसेप्ट कर दिया था। और रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके स्टेटमेंट में उसने कहा है कि ये जो अटैक है इसमें हमने यूक्रेन की जो मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उनको निशाना बनाया, और हमारा जो टारगेट हमने रखा था उसमें हमने सक्सेसफुली उसको हिट किया। जबकि यूक्रेन से कहा गया कि ये जो अटैक है ये सिविलियन एरिया में किया गया। जब रशिया के स्पोक पर्सन से पूछा गया कि ये बात चली है कि ये जो अटैक है इसको इस सिविलियन एरिया में इसको हुआ है, ये यूक्रेन की तरफ से खबर आई है, तो इसके ऊपर रशिया के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हमने जो अटैक किया है वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही अटैक किया है। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसीज़ है वो यही है कि हम जब भी यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हैं तो हम उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन करता है ऐसे हमले जैसे सिविलियन लोगों को ऊपर उसने कल के दिन जो हमला हुआ था रसिया में, जो दोनेस्क वाला इलाका है रसिया कंट्रोल दोनेस्क, उसकी मार्केट में यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक किए थे जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो वो सिविलियन एरिया में वो हमला था, तो उसी का ही जिक्र किया रसिया के स्पोक पर्सन ने, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन करता है सिविलियन एरिया में हमले और हम केवल मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केवल उसी को ही निशाना बनाते हैं। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट ने ये मांग की है कि यूरोपियन यूनियन अगली जो सैंक्शन लगाएगा रसिया में उसमें उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस को भी शामिल करना पड़ेगा और साथ में एल्यूमिनियम को भी शामिल करना पड़ेगा। अभी तक 12 पैकेज हो चुके हैं सैंक्शन के, लेकिन ऐसा अभी देखने को मिल रहा है कई ऐसे चीज़ें जिसमें रसिया की प्रोडक्ट है लेकिन उस अभी भी वो यूरोप के देशों में उसका ट्रेडिंग हो रही है। तो उसी को इस लगाम लगाने के लिए ये पोलैंड और बाल्टिक स्टेट द्वारा आज ये डिमांड की गई है। और ख़ासों में कहा जाए तो रसिया जब से उसने लड़ाई शुरू की है 2 साल होने वाले हैं, तब से यूरोपियन यूनियन ने कई सारी चीज़ें रसिया से मंगानी बंद कर दी है। पहले तो उसने ऑयल बंद किया था, फिर उसने धीरे धीरे करके उसने दूसरे जो ट्रेडिंग चीज़ें थी वो कर दिया था बंद उसको। तो आज के दिन में एल्यूमिनियम और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर डिमांड की गई है। और अगर देखा जाए तो दिसंबर में मीटिंग हुई थी आखिरी बार, जिसमें रसिया की डायमंड सेक्टर के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया गया था। तो ऐसे करके रसिया की जितने भी चीज़ें जो जाती है यूरोप की तरफ उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि रसिया थर्ड पार्टी की सहायता से इसको डाइवर्ट कर सकता है। तो ऐसे को तो पूरी तरह के सैंक्शन को इम्प्लीमेंट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। स्लोवाकिया के जो पीएम है रॉबर्ट फिको, उन्होंने आज के दिन कहा है कि यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव उसमें लाइफ नॉर्मल चल रही है। खासतौर में अगर देखा जाए इसकी बात किया जाए कि रॉबर्ट फिको की, तो रॉबर्ट फिको अभी अभी प्रधानमंत्री बने स्लोवाकिया के, और उनकी जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जब वो चुनाव मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बात कही थी कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम यूक्रेन को मिलिट्री हेल्प करना बंद कर देंगे। तो स्लोवाकिया के जो पीएम है रॉबर्ट फिको, वो यूक्रेन से इतनी ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखते, और जिस प्रकार से यूक्रेन में कल ही के दिन वहाँ के कीव में रसिया ने स्ट्राइक किया था, और स्ट्राइक के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ये रॉबर्ट फिको ने स्टेटमेंट दिया था कि कीव की जो लाइफ है वो नॉर्मल है, जबकि कीव की लाइफ नॉर्मल नहीं है। वहाँ पर लोगों को काफ़ी काफ़ी संभल के रहना पड़ता है, और हर दिन लगभग वहाँ पर सायरन बजता रहता है। तो इस तरह से कीव की लाइफ नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन रॉबर्ट फिको का कहना ये है कि वहाँ की लाइफ नॉर्मल है, लोग अपने बिजनेस में जा रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। तो रॉबर्ट फिको की अगर बात की जाए तो रॉबर्ट फिको ने कल के दिन यूक्रेन में उन्होंने आना है, और यूक्रेन में उन्होंने जहाँ पर आना है उस जगह का नाम है उज्गोरोड। ये यूक्रेन और स्लोवाकिया की बॉर्डर के सामने ये पड़ता है ये जगह। तो यहाँ पर उन्होंने यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है डेनियल सेमत के साथ उन्होंने बातचीत करनी है। इनके जो संबंध है ये रसिया के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो रसिया के साथ संबंध होने के कारण ही लगता है ये यूक्रेन के प्रति इतना ज़्यादा इनका समर्थन नहीं है। जिस तरह से हंगरी का केस है उसी तरीके से स्लोवाकिया का भी हो गया है। स्लोवाकिया फीको से पहले जो सरकार थी वो तो काफ़ी कुछ कर रही थी यूक्रेन के लिए, लेकिन जब से फीको आए तब से उन्होंने कह दिया है कि अब वो कम से कम मिलिट्री हेल्प तो यूक्रेन को नहीं देंगे। जेल क्रेमलिन क्रिटिक एलेक्सी नावल्नी, ये एलेक्सी नावल्नी जेल में बंद है रसिया के, और ये एलेक्सी नावल्नी को लगभग कई साल हो गए जेल में बंद हुए। तो ये पुतिन के खिलाफ ये कैंपेन चलाते थे,
पुतिन के ऊपर इन्होंने करप्शन के आरोप लगाए थे, तो पुतिन ने इनको जेल के अंदर डाल रखा है और इनको 30 साल से ऊपर की सज़ा सुना रखी है। तो अभी ये आर्कटिक वाले इलाके में इनको बंद कर रखा है एलेक्सी नवल्नी को। और एलेक्सी नवल्नी के बारे में खबर ये आई है कि इनको 10 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुना दी गई है आर्कटिक जेल में। तो 10 दिन के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये अकेले रहेंगे, कोई इनके साथ नहीं होगा। और इससे पहले भी इनको कई बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो जिस तरह से एलेक्सी नवल्नी के ऊपर जिस तरह से फ्रॉड का केस उनके ऊपर लगा हुआ है, और उनके ऊपर कई तरह के, जैसे उनके ऊपर एक आरोप ये है कि वो विदेशी एजेंट है, फॉरेन एजेंट है वो, इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं कई सारे। और उनको जेल में कई साल अभी और रहना है। अगर पुतिन प्रधानमंत्री आगे रहेंगे या राष्ट्रपति, जो भी पोजीशन उनको मिलेगी, तो पुतिन ने जब तक वो पावर में, तब तक वो एलेक्सी नवल्नी को वो जेल के अंदर रखेंगे। लेकिन एलेक्सी नवल्नी हार नहीं मानने वाले हैं, और वो अभी भी वो बिल्कुल, जो उनकी पॉलिसी पहले से रही है, जो उनकी मानसिकता है, वो अभी भी उन्होंने अपनी मानसिकता को बना रखी है। और अभी भी वो पुतिन के उतने ही खिलाफ है जितने पहले समय थे वो। हंगरी के जो पीएम है विक्टर ऑर्बन, उन्होंने कहा है कि वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं अपने देश में। और ख़ासतौर में ये खास बात हो जाती है कि जो ये विक्टर ऑर्बन है, इन्होंने अभी स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को अभी रोक के रखा हुआ है। तो नेटो मेंबरशिप को रोक के रखा हुआ है, तो हो सकता है कि जब ये हंगरी के विक्टर ऑर्बन और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टसन की बातचीत होगी, तो दोनों नेताओं के बीच में इस बात में सहमति बन जाएगी कि स्वीडन को नेटो का मेंबर के रूप में दोनों देश, खासतौर में जो स्वीडन है उसके तो एप्लीकेशन है, लेकिन जो हंगरी के पीएम है वो अनुमति दे सकते हैं अपनी तरफ से, वो परमिशन दे सकते हैं स्वीडन को नेटो का मेंबर बनने के लिए। इससे पहले देखा जाए तो तुर्की में भी आज के दिन वहाँ डिबेट हो रही है। तुर्की ने भी अभी तक स्वीडन का जो एप्लीकेशन है उसको रोक के रखा हुआ था। तो दो देश से रोक के रखने वाले, एक हंगरी और एक तुर्की। तो तुर्की ने आज पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, अब 1-2 दिन में हो सकता है कि वहाँ की पार्लियामेंट स्वीडन के लिए परमिशन दे दे, स्वीडन को नेटो का मेंबर बनने के लिए। और हंगरी के पीएम बुला रहे स्वीडन के पीएम को अपने यहाँ। तो जब मीटिंग होगी तो हो सकता है कि हंगरी के जो पीएम है वो भी अपने देश की अनुमति दे दे। इटली इस समय वो G7 देशों का वो प्रेसिडेंट बना हुआ है इस साल के लिए, 2024 के लिए। तो G7 जो देश है वो काफ़ी डेवलप्ड देश है, और इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, ये देश शामिल है। तो अभी क्या है कि 2024 में इसकी जो अध्यक्षता है वो इटली के पास है। तो इटली ने अपना रोड मैप उसने जारी कर दिया है कि 2024 में उसकी प्राथमिकता क्या होगी। पहले तो उसने कहा है कि पहली प्राथमिकता हमारी मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें हो रही है, जो इसराइल और गाजा में हो रही है, उस इलाके में उस वो प्राथमिकता होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि जो यूक्रेन में है वो, उसकी भी हमको एक प्राथमिकता हमको निभानी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल हो चुके लड़ाई को, और यूरोप के जो देश है वो लगता है कि थकने लग गए इस लड़ाई से। यूक्रेन में वो मदद करते करते वो उनके उतना उनको अब सपोर्ट नहीं दे रहे वो यूक्रेन को, जितना शुरुआती चरणों में दे रहे थे। तो ये एक चुनौती है G7 देशों में कि वो किस प्रकार से ये जो टायर्डनेस है, जो थकावपन है, इसको किस प्रकार से दूर करें, और दोबारा से यूक्रेन के प्रति जो यूरोपियन देश है वहाँ पर फिर से एक नई तरीके से एक जोश भरे यूक्रेन के प्रति। तो एक चुनौती ये होगी। तो इटली ने कहा है कि हम यूक्रेन की जो में लड़ाई चली है उसमें यूक्रेन को हम समर्थन आने वाले समय में देंगे, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जितने भी यूरोप के देश है वो सब के सब यूक्रेन को सपोर्ट करें। अभी मैक्सिकन बॉर्डर का जो इशू चल रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका में मैक्सिकन इशू इस समय बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका लगभग $50 बिलियन वो यूक्रेन को मदद में देना चाह रहा है, लेकिन वो सीनेट में अभी पास नहीं हो पा रहा है। तो सीनेट में जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है वो चाहते हैं कि ये यूक्रेन को पैसा तभी मिले जब अमेरिका मैक्सिको की जो बॉर्डर लगती है अमेरिका की, उसमें कुछ कदम उठाए उसको सिक्योर करने के लिए बॉर्डर को। तो आज के दिन खबर ये आई है कि एक एग्रीमेंट होने वाला है, और ये मैक्सिकन बॉर्डर को लेकर सिक्योरिटी डील को लेकर ये एग्रीमेंट है, जिसको यूएस सीनेट में फाइनलाइज कर दिया है। तो इसको अगर ये हो जाता है फाइनलाइज, तो हो सकता है कि यूक्रेन के लिए फिर वो जो यूक्रेन के लिए पैसा है वो उसको पास हो सकता है सीनेट में। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर है रिपब्लिकन पार्टी के जो कि बहुत फार राइट एक्सट्रीमिस्ट है, जो डोनाल्ड ट्रंप से जिनको जोड़ा जाता है, तो अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अभी भी ये जो यूक्रेन का बिल है उसको पास नहीं कराएंगे, चाहे अगर
सरकार मैक्सिकन बॉर्डर में जो हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से, सरकार कदम उठाने के लिए, अगर सरकार उस कदम को भी मान लेती है तभी भी हम यूक्रेन के लिए पैसा जारी नहीं करेंगे। तो ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल चुनाव है, 2024 में अमेरिका में चुनाव का साल है। तो इस साल जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता वो किसी भी प्रकार से जो बाइडन को कोई भी सफलता नहीं देना चाहते उनके हाथों में। तो इसी वजह से जो बाइडन की जो भी पॉलिसीज़ है उनका खिलाफ कर रहे हो।